अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट में आज एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं आज फिर अकेला बैठा हुआ, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि मौसमी तब्दीली की वजह से इंसानी जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज रहने लगी। और मेरी जो को होस्ट हैं वो भी थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतयाब करें। एंड अफशीन, आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं और हम दुआ करते हैं गेट वेल सून। लेकिन बहुत सारी बातें अब अफशीन यहाँ पर हुआ करती थी, तो अफशीन की क्वालिटी है यहाँ पर बात करने की ना, कि जब भी मॉर्निंग शो का आगाज़ होता है तो उसमें सबसे पहले वो अच्छी बात बताया करती हैं। अच्छी बात का आज का ये जो वज़न है ये मेरे ऊपर ही आ गया। लेकिन आपको पता है कि बिलाल साहब क्या करते हैं, जब अफशीन नहीं होती है तो अफशीन की जो किताब है इक़्तिबास है, उसमें से एक वर्क चुरा कर आपको अच्छी बात ज़रूर बताते हैं। तो अफशीन की किताब नंबर 2 में सफ़ा नंबर 335 के अंदर जो अच्छी बात लिखी हुई है वो मैं आज आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि हमें तो अफशीन को तो याद होती है, हमें याद नहीं होती। बहरहाल हमने उनकी किताब से चुरा लिया है। और अच्छी बात आज की है जिससे आगाज़ कर लेते हैं मॉर्निंग स्पॉट करके। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। इंसान की शख्सियत में ये 3 ऐसी खूबियाँ हैं जो ऐसे बाकमाल और काबिल कदर जो है वो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। क्योंकि पहली खूबी है ठंडा दिमाग, यानी कि एक शख्स जिसका दिमाग हमेशा सुकून और अक्लमंदी से भरपूर होता है, वो मुश्किल हालात में भी तहम्मुल से काम लेता है। और अगर बात करें जल्दबाजी या गुस्से में आकर गलत फैसले करने की, तो वो नहीं करता। दूसरी खूबी ये होती है कि मीठी ज़बान, यानी कि नरम और प्यारी बातचीत का अंदाज़। जब इंसान अपने अल्फाज को नरमी और मोहब्बत के साथ पेश करता है तो लोग इसकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। जबकि मीठी ज़बान न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत करती है बल्कि मुश्किलात में भी आपका साथ देती है। और तीसरी खूबी ये है कि नरम दिल, यानी कि दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनकी मदद करने की सलाहियत। एक नरम दिल इंसान हमदर्द, मेहरबान और दूसरों के दुख में शरीक होता है। अच्छा, जबकि ये तीनों खूबियाँ एक इंसान में जमा हो जाए तो वो न सिर्फ अक्ल व हिकमत का मालिक होता है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि दूसरों से मोहब्बत और हमदर्दी भी रखता है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसका फ़ायदा क्या है? इस तरह का इंसान हर महफिल में इज़्ज़त पाता है और ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल करता है। तो भाई ये जो किताब है, इस किताब में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हुई हैं। और आज की जो बात थी, अच्छी बात, आई होप कि ये इस चीज़ को अगर आप अमल करें तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक पूरी पर्सनालिटी 360 के ऊपर आपकी चेंज होती है ना, जिसको कहते हैं हम कि वेल ग्रूम्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मेंटेन्ड। ये 3 चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई भी एक चीज़ रह जाए ना, तो वो कहते हैं ना कि एक चार्म होता है, आपकी ऑरा होता है एक पर्सनालिटी का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। बहुत अच्छे ड्रेस्ड अप होते हैं, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू करते हैं, सारी चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इखलाक, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, कहीं ना कहीं आपके बॉडी रिएक्शंस वो मैटर करते हैं। उठना बैठना, वो जिसमें कहते हैं ना कि यार नैन नक्श तो अच्छे हैं, उठने बैठने का रहन सहन और तौर तरीका थोड़ा सा ढीला था। तो इस तरह की बातें होती है। बहरहाल टॉप स्टोरीज आज बहुत सारी हैं। आज माहौलियाती दिन भी है। आज जो है वो हमने ये भी देखा कि हज का जो खुतबा है वो भी अदा किया जाएगा, सुना जाएगा। तो NTN की स्क्रीन पर आप जो उस वक्त औकातकार होंगे, उसमें जो अरबी में खुतबा हो रहा होता है, तो इस स्क्रीन के ऊपर मुफ्ती साहब भी बैठे होंगे आज के दिन, और वो उर्दू में तर्जुमा करके, और जो तराजिम होंगे तमाम उनको बता रहे होंगे। तो आपने स्टे ट्यून ऑन NTN न्यूज़। बहरहाल टॉप स्टोरीज बहुत सारी हैं। I just want to start from Prime Minister of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके साथ मौजूद होंगे। जबकि तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू भी होगी। जबकि वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी अदा करेंगे। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी वज़ाहत की कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन जो है वो 2030 के साथ ताउन के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब का एक बड़ा अहम कलीदी किरदार था इस पूरे मामले के अंदर।
लेट्स सी कि पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है और उस डेलीगेशन को लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे उस डेलीगेशन के अंदर। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मीटिंग। और ये हज के मौके पर है तो ईद भी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के हायर ऑफिशल्स हैं वहीं पर मनाएंगे। बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा है। अब सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ी अच्छी सी ये बरादराना ऑफ़र की गई है। लेट्स सी के इससे ताल्लुकात और मज़ीद बेहतर होते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लाखों फ़र्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला भी जारी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफ़ात में भी पहुँच रहे हैं, जबकि आज़मीन हज मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुनेंगे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद देंगे, जबकि खुतबे के बाद हुज्जाज कराम नमाज ज़ोहर और असर को कसर और जमा करके एक साथ अदा भी करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे और रात खुले आसमान तले क़याम भी करेंगे। इस दौरान वो रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी जमा करेंगे। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम तुलू आफ्ताब के साथ साथ मिना वापस लौटेंगे, जहाँ पर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारकर रमी जमरात करेंगे। इसके बाद क़ुरबानी भी की जाएगी, हल्क़ या कसर करवाया जाएगा और यूँ एहराम खोल दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होगा। आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो खुतबा होगा उस खुतबे को अरबी ज़बान में सुनाया जाता है। वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि सऊदी की ज़बान अरबी है, तो फिर वो खुतबा जो है वो अरबी में होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर उसके तराजिम मौजूद होते हैं। NT न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर भी मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और आप बाकायदा तौर पर बराह रास्त उर्दू में भी तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे और ये पूरे मनाजिर हज के आपको लाइव भी दिखाई जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। तो आपने आज चैनल चेंज नहीं करना है, स्क्रीन पर ही रहना है। बहरहाल कुछ पॉलिटिकल ख़बरों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं ना, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और फॉरेन अफेयर्स की अगर बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्ट्री को बड़े बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। उनके जो जुमले हैं, जो दलाइल हैं, जो उनकी कॉन्फ्रंटेशन है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आए पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से भी मुलाकात की है, जबकि डेलीगेशन ने भारत की जानिब से सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी करार दिया है और कहा कि जनूबी एशिया में देर पर अमन के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक में CSIS जो है वहाँ पर मुबाहिसे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मैं एक बात बता दूँ, Let me tell you one more thing about बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बड़े स्पॉन्टेनियस जो है वो जवाबात देते हैं और कोई सवाल उनसे किया जाए, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मीडिया, तो उनका एक अलग ही रवैया होता है। जब यहाँ पाकिस्तानी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, मुस्कुराते भी हैं और बड़ा जॉली अंदाज़ होता है और वो हमेशा एक चीज़ पे बात करते हैं कि अब मैंने कुछ बोला और कंटेंट निकल आया और रील्स बन जाती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मीडिया टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, योर मदरलैंड, बड़ा एक चेहरे के ऊपर रोब होता है, बड़ा बुर्दबारी के साथ हर चीज़ का जवाब देते हैं, किसी चीज़ को मजाक में नहीं लेते, बड़ा सीरियस नौयत के आंसर्स होते हैं उनके और बड़े टू द पॉइंट होते हैं, जो हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर किस तरह से जवाब दे, या अगर वो पाकिस्तानी वहाँ बैठा होता तो वो क्या जवाब देना पसंद करता। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त वो रियल इमेज का काम कर रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तानी। आगे बढ़ते हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी है, विच इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्लिम मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की थी, जबकि करारदाद में गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गज़ा जंग बंदी के मुतालबे के हक़ में वोट दिया, जबकि करारदाद के हक़ में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भी कहा कि पाकिस्तान को गज़ा जंग बंदी की करारदाद
करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से ख़तरनाक पैगाम जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल की जानिब से जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में भी याद रखी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा, जबकि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी करते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है, जंग बंदी की करारदाद पेश की गई है और वहाँ पर जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से अरसे दराज से, अभी से नहीं 1948 से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फैलती चली जा रही हैं। तो गज़ा के अंदर जो अजीब व गरीब मामलात हैं, जिस किस्म के मामलात हैं जो हो रहे हैं, इस पर मैं बड़ा अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, एक तरफ तो आप पाकिस्तान इंडिया जंग के अंदर ट्रंप अंकल जो है वो कलीदी किरदार अदा करने का पूरा क्रेडिट लेते हैं, चैम्पियन बनते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें वीटो हो गया है ये मामला कि आप जंग रोकें ही नहीं ना, जंग को ख़त्म ही नहीं करें। ये चीज़ें बड़ी शेमफुल हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट भी मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, बजट जो है वो अभी अपकमिंग जो बजट है जो आना है, इस पर सबकी नज़रें हैं और सब यही सोच रहे हैं कि बजट में क्या कुछ होगा। अब ये जो बजट मंजूर किया गया इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला सिंध यानी कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी है। कौंसिल ने आइंदा माली साल की तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी है। जबकि रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, रिपोर्ट को जब सामने रखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी दी है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। बलोचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई है, जबकि N25 के लिए 120 अरब के बजाय 100 अरब का पैकेज भी मंजूर हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि बजट की जब बात की जाती है तो हम कल बजट पे बात कर रहे थे और बजट के हवाले से कल FPCCI का कमेंट भी आपने सुना, कल आपने आबाद का कमेंट भी सुना कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है बजट में कि कोई रिलीफ मिलेगा, एक आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा, टैक्स के अंदर कोई छूट होगी, क्योंकि हम अभी बाउंड है IMF के साथ। और IMF ने जो शराइत मंजूर करानी थी वो हमें बताया कल FPCCI के नुमाइंदे ने उनके मेंबर ने कि वो वज़ीर आज़म के भी सिग्नेचर हैं, उस पर सदर पाकिस्तान के भी सिग्नेचर हैं, उस पर हायर ऑफिशल्स के भी सिग्नेचर हैं कि आप इस चीज़ से फिर नहीं सकते। अब लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई नहीं कह रहा कि इस तरह के टैक्सेस इम्पोज करें जिससे एक आम आदमी के ऊपर डायरेक्टली एक मलबा गिरे, क्योंकि IMF भी ये नहीं कहता। कल हमें ये बात पता चली कि ये IMF नहीं कहता आपको कि आप सुपर टैक्स लगाएं, IMF नहीं कहता आपको कि आप जो है वो सेल्स टैक्स जो जनरल सेल्स टैक्स है इसको आप इस तरह से बढ़ाएं कि एक आम आदमी की जेब से निकले। हाँ, लेकिन एक मसला ये सामने आता है कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो ये परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, वो ये रोते हुए नज़र आते हैं कि भाई सारे टैक्सेस अगर हम दे देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, हमने तो आम आदमी की जेब से निकालना है। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, इन दोनों का जो विजन है वो थोड़ा सा इंडस्ट्री माइंड सेट है। अब इंडस्ट्रीज़ लगाने वाले लोग किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, ये इस बार बड़ा काबिल गौर है। क्योंकि एक बड़ी जंग चली एक सियासी जमात के लीडर की जो इस वक्त जेल के अंदर हैं और मियाँ साहब की जो कि मुल्क से बाहर थे। अब एक बड़ा प्रेशर है कि उसके ये फ़ौरन बाद ये पहला बजट होगा जिसके ऊपर आवाम की नज़रें हैं। इलेक्शंस के बाद अब देखना ये है कि होता क्या है, ये एक काबिल गौर चीज़ है। ये बजट जिस दिन आएगा आप देखेंगे कि बजट की ट्रांसमिशन तो NTN की स्क्रीन पर हो रही होगी, लेकिन एक जंग छिड़ जाएगी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की और रूलिंग पार्टी की कि अब क्या किया है क्या नहीं हुआ है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर खालिद मकबूल की भी क़यादत में मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है। खबर शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि MQM इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ, और पिछली गवर्नमेंट का भी ये पार्ट थे और साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं वहाँ पे जो है वो ये पार्ट रहते हैं। लेकिन इन दी एंड जब गवर्नमेंट ख़त्म हो रही होती है तो ये उस पार्ट से हट जाते हैं और ये अलग शाख और एक अलग टहनी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं।
अब देखना ये है कि आज जो मुलाकात हुई उसका खुलासा क्या मुलाकात हो गई। वक्त में मुस्तफ़ा कमाल भी थे, डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे, सैयद अमीनुल हक भी थे और जावेद हनीफ भी उसमें शरीक थे। जबकि एमक्यूएम कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए हैं। ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर लग जाए तो हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कराची के शहरियों के लिए पानी सप्लाई के अहम मंसूबे K4 की जल्द अज जल्द तकमील का मुतालबा, जबकि शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे की मद में फौरी इक़दामात की भी मांग कर दी है। एमक्यूएम के मुतालबात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। और मुझे ये लग रहा है कि लो जी बेटा 20 अरब रुपए तोड़ी गोद में जो है वो उन्होंने दे दी हैं। अब देने की बात की गई है, लेट्स सी कि 20 अरब रुपए यानी कि 200 करोड़। अब ये 200 करोड़ जो हैं वो कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, अगर दिए जाएं और सही तरह से डिप्लॉयमेंट हो। लेट्स सी कि एमक्यूएम के वफ़द ने ये कहा है कि कराची और हैदराबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शुक्र है अल्लाह का कि एमक्यूएम को ख्याल आया कि ये भी बात करनी है हुकूमत में रहते हुए। फिर एमक्यूएम ने यह भी कहा कि कोई पुरसान हाल नहीं है, शहरी मसाइल के हल के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब देख रहे हैं। वफ़द ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुत्तहदा अरकान असम्बली के जो ज़रिए हैं उसमें से खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो से मसाइल हल करेंगे। अब ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो बात की ना कि तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुत्तहदा अरकान असम्बली के जरिए खर्च किए जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिस्टम शुरू किया गया पिछली से पिछली गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की हुकूमत थी। कराची के अंदर सबसे ज़्यादा एमएनएस थे, इनके एमपीएस थे। तो 50-50 करोड़ रुपए हर एमएनए को फंड दिया गया था और ये कहा गया था कि अपने हलके के अंदर काम करें। वो काम तो होता बाखुदा मुझे नजर नहीं आया, सिवाय एक दो छोटी छोटी सड़कों के, जो काम हो जाता है आपका 1 से 1.5 करोड़ के अंदर, बहुत तीर मार के 3-4 करोड़ के अंदर। तो हर एमएनए के 40 करोड़ 45 करोड़ कहाँ गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ ये एमक्यूएम ने कहा है कि 20 अरब रुपए चाहिए। 20 अरब का मतलब है 200 करोड़ रुपए। अब 200 करोड़ रुपए को आप जरा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए जितने इनके अरकान हैं असम्बली के, उनकी जेबों में कितना कितना आएगा और कितना लगेगा, ये बड़ी गौरतलब बात है। कुछ और खबरें भी शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माहौलियात के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आज माहौलियात का आलमी दिन है और साथ साथ आज बड़े इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे पास मौजूद होंगे फिजिकल सेट के ऊपर। किडनी से रिलेटेड जिन जिन लोगों को मसाइल दरपेश हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी आपको पूरा मौका देंगे कि आप अपने जो मसाइल हैं उनकी फ्री कंसल्टेंसी आज एनटीएन के इस मॉर्निंग शो के अंदर करें। छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।